सभी लोग अपना अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लीजिए। जब कुछ पूछना होगा तभी फिर आप माइक ऑन कीजिएगा, ऐसे डिस्टरबेंस नहीं होगी फिर क्लास में। सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। पहला जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सबसे पहले तो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो नेचर में आसपास जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहा है, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है तो वो गाड़ी का स्पीड मेजर करना, उसका एक्सेलरेशन मेजर करना, उसके फोर्स को मेजर करना कि कितना फोर्स लगा रहे हैं जिसके वजह से ये मूव कर रहा है। इन सारी चीजों के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो दैट इज फिजिक्स। तो नेचर में आसपास जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, उन सब चीज को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो अब जब हम फोर्सेस पढ़ते हैं तो देयर आर फ्यू फंडामेंटल फोर्सेस। कुछ फोर्सेस हैं जो नेचर में फंडामेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। उनको जो है हम लोगों ने चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी दो मास है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, और अगर वो सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से, लेट्स से r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जिसको हम लोग लेट्स से Fg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज G m1 m2 by r²। ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ये जो है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स इसके अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स में आप लोग जैसे मास है वैसे ही दो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है। मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है और इनके बीच में सेपरेशन R है, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा उसका वैल्यू होता है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r²। जैसे G टाइम्स m1 m2 by r² था, यहाँ K टाइम्स Q1 Q2 by r² होता है। यहाँ Q1 और Q2 क्या है, इन पे चार्ज है, ये जो ऑब्जेक्ट है इनके ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो आता है। जो K का वैल्यू है, K का वैल्यू होता है 1/4πε0। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बेसिकली मीडियम के लिए आता है। मतलब क्या मीडियम हम यूज कर रहे हैं, मतलब एयर, इन दोनों चार्ज के बीच में एयर है या वाटर है या कोई और मीडियम है इनके बीच में, उस पर डिपेंड करेगा कि ये एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मतलब ये अभी एयर मान रहा है या वैक्यूम मान रहा है, दोनों केस में ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहा जाता है। ये सब ज्यादा डिटेल में हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ये जो 1/4πε0 है इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ ये हमारा 1/4πε0 का वैल्यू है। ये सारी डिटेल्स हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग 11th में पढ़ेंगे, इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, दो तरीके के न्यूक्लियर फोर्सेस है। तो ये चार फंडामेंटल फोर्सेस है जो कि एग्जिस्ट करता है नेचर में। अभी इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी करते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल, हम मतलब ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड को अट्रैक्ट कर रहा है और सेकंड फर्स्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सो नाउ अब ये जो है कह रहा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। किसके वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, मासेस के वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स। The magnitude of the force exerted by a particle of mass m1 on another particle of mass m2 at a distance r from it is given by Newton's law of gravitation। तो एक ऑब्जेक्ट जो मास m1 का है
वो दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो उनके बीच में एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो Gm1m2/r² होता है। और ये जो लॉ है इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये जो कैपिटल G होता है इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू है ये आप लोग सब जानते हैं, 6 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं। और इसका जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पहला फोर्स है नेचर का बेसिक फोर्स। दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, या फिर दो पोल्स के बीच में, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का होता है, उन पोल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब स्टेशनरी चार्ज, रुका हुआ है, स्टैटिक है। ये दोनों चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, ये दोनों रुका हुआ होना चाहिए, और इनका अगर वैल्यू Q1 Q2 है, राइट, और इनके बीच में सेपरेशन R है, ऐसा बता रखा है। सो उसी तरह जो पोल्स हैं, पोल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स है। पोल्स बोले तो नॉर्थ पोल और दूसरा लेट से साउथ पोल। वैसे किसी भी मैग्नेट में आप नॉर्थ और साउथ को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, नॉर्थ और साउथ सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, है ना। नॉर्थ और साउथ अलग अलग नहीं हो सकता, जहां भी नॉर्थ होगा वहां साथ में साउथ हो गए। जैसे आप बार मैग्नेट देखो, अगर इस एंड पे नॉर्थ है तो इस एंड पे साउथ है। पतला से पतला बार मैग्नेट ले लोगे ना, एक सिंगल फॉइल का भी, एक सिंगल एटम का भी, तो उसमें ये वाला अगर नॉर्थ है तो पीछे वाला जो सरफेस है वो साउथ हो जाए। एक पतली सी शीट भी होगी तो एक तरफ नॉर्थ दूसरे तरफ साउथ। तो ये नॉर्थ और साउथ को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। हमेशा मैग्नेट जो है डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डाइपोल मतलब दोनों पोल साथ में। सो इन फैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ये सब हम लोग इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो सकता है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर इनसेपरेबल, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। These are considered to be the two facets of a general force called electromagnetic force. Two facets मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं basically. The magnitude of electrostatic force F between two static point charge Q1 and Q2 separated by a distance R in vacuum is given by, ये वैल्यू हम लोग देखे थे, है ना। मैंने लिखा था आपको कि this is K Q1 Q2 by R square, जहां पे K का वैल्यू क्या लिखा था 1/4πε0। तो इसको अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 by 4πε0 R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 1/4πε0 है इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ये कांस्टेंट है। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम बिटवीन द चार्जेस, जो भी मीडियम है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, जो भी मीडियम होगा दोनों चार्ज के बीच में, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगा। ये कहाँ का है? ये वैक्यूम या एयर का है ये परमिटिविटी। क्लियर है बच्चों? यस सर। किसी को किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग एक एक शीट के बाद आपसे पूछेंगे कि आपको डाउट होगा तो हम लोग डाउट ले लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट शीट पे जाएंगे।
अब दो तरीके के और फोर्सेस थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सब केमिस्ट्री में ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस होते हैं। सो एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर करोगे तो वहां पे ये सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाले चैप्टर में आता है। So the forces that bind the neutrons and protons together in a nucleus are called strong nuclear forces. तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जो फोर्स लगाता है, जिसके वजह से न्यूक्लियस जो है मतलब बिल्कुल हाई डेंसिटी के फॉर्म में रहता है, हाईली डेंस रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये जो फोर्स लगाते हैं जिसके वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन साथ में एग्जिस्ट कर रहा होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज आर द फोर्सेस दैट अपीयर ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स फॉर of short lifetimes, so involved in nuclear process such as beta decay of the nucleus. तो बेसिकली तुम देखोगे न्यूट्रिनो पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, ये सब चीज आता है। ये सब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में ज्यादा कहते हैं, ठीक है। तो एक न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, उसका स्पिन होता है, स्पिन क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह तुम लोग करोगे केमिस्ट्री में, तो वहां पे तुम देखोगे कि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है। उसके स्पिन के वजह से जो हम लोग न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स निकल के आते हैं जब भी बीटा डिके होता है, ठीक है। Now all quantities in terms of which laws of physics, so all quantities in terms of which laws of physics can be expressed and which can be measured directly or indirectly are called physical quantities. तो सबसे पहले तो जो हम लोग जितने भी क्वांटिटीज करते हैं, मास है, लेंथ है, एरिया है ना, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, स्पीड है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, जितनी भी चीजें तुम लोग पढ़ोगे ना, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी जिससे आप लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो जैसे फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो लॉ ऑफ फिजिक्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फिजिक्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F इज इक्वल टू ma के फॉर्म में। तो F इज इक्वल टू ma के फॉर्म में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे F, M और A ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, जिनको यूज करके हम लोग लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करते हैं। सो ऑल क्वांटिटीज जिनके फॉर्म में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, और जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मेजर कर सके, ये जो क्वांटिटीज हैं इनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। To know and understand a physical situation completely, one is likely to measure quantities such as distance, speed, time, mass, acceleration, force, etc., which are called physical quantities. तो अगर एक physical situation को समझना है ना, तो उसको समझने के लिए कुछ क्वांटिटीज हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, मास है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। ये सारे जो क्वांटिटीज होते हैं जिससे हम फिजिकल लॉज को एक्सप्लेन कर सकें या फिजिकल सिचुएशन को समझ सकें, इन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। तो ये याद करने के लिए आपके हो गया कि भाई इसको याद कर लेंगे, स्कूल के एग्जाम्स में यूज होगा। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस। देखो मेजरमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कंपैरिजन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन प्रोसेस बोले तो इनको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो अगर मान लो हम लोगों को स्केल से मेजरमेंट करना है किसी चीज को, राइट, तो अगर हम लोग को स्केल से मेजर करना है किसी चीज को, लेट्स से एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है या फिर जो हमारा फोन है, फोन के लेंथ को मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? स्केल यहाँ पे रखते हैं और स्केल में जो ग्रेजुएशन हुए हुए हैं उसको हम लोग मेजर करके देखते हैं कि कितना लेंथ आ रहा है, ठीक है। सो ये जो ग्रेजुएशंस को रख के स्केल को हम मेजर करते हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी स्केल में हमारे पास वैल्यूज दिए हुए हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर।
उस स्केल को हम यहाँ पे रख के और देखते हैं कि भाई ये फोन का जो एक एंड से दूसरा एंड कितने सेंटीमीटर पे पहुंच रहा है, राइट। तो उसको हम लोग बेसिकली मेजरमेंट जो प्रोसेस है उसको हम लोग कंपैरिजन के वजह से ही देखते हैं। हमारे पास जो ग्रेडेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, उससे कंपेयर करते हैं हम जो भी चीज को मेजर करना है। तो मेजरमेंट हमेशा कंपैरिजन प्रोसेस होता है। So the chosen standard of the same kind taken as reference in order to measure a physical quantity is called the unit of that quantity. तो हम जिस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं उस स्टैंडर्ड को उस मेजरमेंट का यूनिट कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं। जैसे मैंने बोला अभी स्केल पे सेंटीमीटर लिखा होता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो वहां पे उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया हमने और वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया हमारे लिए। So chosen standard of same kind taken as reference in order to measure a physical quantity is called the unit of that quantity. जिस स्टैंडर्ड को हम लोग चूज करके कंपेयर कर रहे हैं उसको यूनिट बोलेंगे उस क्वांटिटी, राइट। अब the process of measurement of a physical quantity involves selection of unit, ठीक है, to find out the number of times that unit is contained in a physical quantity. तो अगर किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? हम लोग एक यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने एक सेंटीमीटर मेजर कर लिया यहाँ पे, तो सेंटीमीटर जो यूनिट मेजर किया, उस सेलेक्ट किया, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कितने सेंटीमीटर इस लेंथ पे आ जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भाई 7 सेंटीमीटर आ जा रहे हैं इसके ऊपर। तो अगर 7 सेंटीमीटर इसके ऊपर आ जा रहा है, मतलब जो हमारा मेजरमेंट है वो कितना हो गया, इसका लेंथ कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो एक यूनिट को डिफाइन करना, पहले सेलेक्ट करना, उसके बाद देखना कि कितने ऐसे यूनिट्स उसको मेजर करने के लिए यूज हो रहे हैं, है ना। 7 सच यूनिट्स आर यूज्ड, मतलब 7 सच यूनिट्स अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर हो गया। तो पहला प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ यूनिट, दूसरा है कि कितने ऐसे यूनिट्स हम उस फिजिकल क्वांटिटी का कंटेन कर रहा है वो जिसको हम मेजर कर रहे हैं। तो 7 यूनिट उसमें कंटेन्ड है, मतलब उसका यूनिट, उसका जो मेजरमेंट है 7 सच यूनिट्स हो जाएगा। Result of measurement of a physical quantity is expressed by a number that is numerical value accompanied by a unit. तो कोई भी रिजल्ट मेजरमेंट का हम लोग कैसे लिखते हैं? मान लो 7 सेंटीमीटर लिखते हैं या 4 मीटर पर सेकेंड। तो नंबर हमें उसका कितने ऐसे यूनिट यूज हो रहे हैं मेजर करने में, और ये उसका यूनिट हो गया 7 सेंटीमीटर का, मतलब एक एक सेंटीमीटर का वो 7 टाइम्स हमने उसको लगाया है साथ में, तो 7 सेंटीमीटर उसका लेंथ मेजर हो, ठीक है। तो मेजरमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू साइज ऑफ इट्स यूनिट। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया हमारा और एक यूनिट का साइज यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब यही अगर मान लो 10 मीटर होता तो 10 हमारा फिजिकल ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता और साइज यहाँ पे क्या हो जाता, मीटर हो जाता। हमें पता है मीटर सेंटीमीटर से बड़ा साइज है। तो डिपेंड करेगा कि हम क्या यूनिट लिए हैं, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू लिए हैं, उससे हमारा मेजरमेंट निकल के आएगा फिजिकल क्वांटिटी। So as the number of physical quantities to be measured is very large, it is not feasible to define a separate unit for each quantity. To simplify the things, we make use of relation between different physical quantities. इस पे अभी आएंगे। अभी तक जितना किया उसमें किसी को कुछ पूछना है, डाउट है कोई? मेजरमेंट वाले प्रोसेस में जो अभी हम लोगों ने किया उसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? समझ में आ गया बच्चों? यस सर। हाँ, थोड़ा सा हम लोग को ना वी हैव टू बी मोर वोकल। थोड़ा सा हम लोग को बातचीत करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप लोग खुल के बात करें उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ये समझने के लिए भी और मुझे समझाने में भी। तो थोड़ा क्लास का माहौल ऐसा रखें कि हम लोग आपस में, बिकॉज हम लोग साथ में तो है नहीं, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, आप वहाँ पूर्णिया में हैं, तो ये दूरी भी काफी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा हम लोग अगर आपस में बात करेंगे थ्रू इंटरैक्शन, जितना हमारा होगा उतने अच्छे से चीजें समझ में आएंगी आपको।
तो जब भी कोई डाउट होता है तो जब मैं पूछता हूँ तो आप लोग बोला कीजिए, और अगर मैं पूछता हूँ कि समझ में आ गया तो उसका भी रेस्पॉन्ड किया कीजिए। इससे लगता है कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो लगता है कंप्यूटर के सामने पता नहीं पागलों की तरह कुछ बोल रहा हूँ, किसी को समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा वैसे रखेंगे हम लोग, थोड़ा इंटरेक्शंस अपना बना के रखेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके सर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं ये कि भाई ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, राइट, तो उसको मान लो हमारे पास तो लाखों फिजिकल क्वांटिटी होंगी, हजारों लाखों फिजिकल क्वांटिटी होंगी। क्या उनके लिए सबके लिए अलग अलग यूनिट डिफाइन करेंगे हम लोग? तो वो तो डिफाइन करने में फिर हमारे याद भी करना पड़ेगा उन सबका यूनिट अलग अलग, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट, फिजिकल जो फिजिक्स के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग कुछ फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन कर लें। उन फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके हम बाकी सारे यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं। मान लो हमारे पास लेंथ का यूनिट एक हमने कर लिया मीटर, है ना, लेंथ को एक फंडामेंटल यूनिट मान लिया और टाइम को एक फंडामेंटल यूनिट मान लिया। अब उसको यूज करके हम कई सारे यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं। लेंथ से देखो तुम एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, और टाइम को साथ में अगर यूज करोगे तो लेंथ बाई टाइम करेंगे तो स्पीड का निकल जाएगा, है ना, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह लेंथ को टाइम स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाता है। तो इन सब को कंबाइन करके हम कई सारे यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं। तो ऐसे यूनिट्स जो कि किसी से डिराइव नहीं हो सकते हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और ऐसे यूनिट जो कि हम इन फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करके, इनको यूज करके हम लोग उसका यूनिट डिफाइन करते हैं, उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट हो गया और डिराइव्ड यूनिट हो गया। फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। उसके अलावा आपके जो बाकी सारे यूनिट्स हैं वो सब डिराइव्ड यूनिट्स में आते हैं। So as the number of physical quantities to be measured is very large, it is not feasible to define a separate unit for each quantity. क्योंकि physical quantity कई बहुत ज्यादा है, very large number में है, इसीलिए उन it is not feasible, मतलब आप it is not feasible कि हम सारे यूनिट्स को सेपरेटली डिफाइन कर सकें, हर क्वांटिटी के लिए एक अलग यूनिट डिफाइन करें, ऐसा संभव नहीं है। To simplify the things, we make use of relation between different physical quantity. इसको simplify करने के लिए हमने क्या किया, जो अलग अलग physical quantity के बीच में आपस में जो relation है, उस relation को हम लोग use करके अलग units derive करते हैं, उनके बाकी के units derive करते हैं. So units for the fundamental or base quantities are called fundamental or base units. तो मैंने जो बोला 7 quantities fundamental quantities है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग ने डिफाइन किया है ना, उसको फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहते हैं। सो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर कैन दे बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर यूनिट्स। ठीक है, सो ऐसे यूनिट्स जो कि आप, है ना, जिसको आप डिराइव नहीं कर सकते हो एक दूसरे से, और ना ही आप इनको फर्दर रिजॉल्व कर सकते हो किसी और यूनिट्स में, तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो और छोटे यूनिट्स में, राइट। तो उसको ना तो हम किसी और यूनिट से डिराइव कर सकें, ना उसको ब्रेक करके कोई और यूनिट बना सके, ऐसा यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। ठीक है, क्वांटिटीज, अब जो फंडामेंटल यूनिट्स के क्वांटिटीज जो आप मैकेनिक्स में यूज करोगे, मैकेनिक्स मतलब वो रोटेशन तक का जो भी चैप्टर है जहाँ पे हम लोग स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, ये सब जो पढ़ते हैं, ये सब मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो मैकेनिक्स के जितने भी क्वांटिटीज हैं उसको 3 फंडामेंटल यूनिट से हम डिफाइन करते हैं। एक मास है, लेंथ है और टाइम। So mass, length and time are called fundamental physical quantities and their units are called fundamental units. The units of all such physical quantities which can be expressed in terms of fundamental units of mass, length and time are called derived units. तो जो बाकी जो है मास, लेंथ, टाइम पे जो डिफाइन हो रहे हैं, जैसे फोर्स है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन है, राइट। उसी तरह एरिया हो गया,
वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, ये सब हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करके निकालते हैं, इसीलिए इनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, बोथ द बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट, इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट को और डिराइव्ड यूनिट को दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारा पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ जाता है। ठीक, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। कोई भी यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको चूज करने के पहले उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फुलफिल होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, अ यूनिट सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। पहला, इट शुड बी वेल डिफाइंड, उसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसका उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई और गलतफहमी कि ये कुछ ऐसा आ गया तो ये भी हो सकता है, ऐसा कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। नाउ इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज, साइज ना तो बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, मतलब मिलीमीटर में भी ना हो और किलोमीटर और इसमें भी ना हो, राइट। तो बीच का कोई यूनिट होना चाहिए जो ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं। जैसे लेंथ का क्या है, मीटर है। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस। इजिली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस का मतलब कि देखो जनरली पेरिस में एक लेंथ ऑफ स्केल रखा हुआ है, एक स्केल का लेंथ रखा हुआ है, और वहां पे जो जनरल वेट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, वहां पे बेसिकली वहां पे ये जो लेंथ रखा है उस लेंथ के हिसाब से ही सारे मीटर स्केल्स पूरे वर्ल्ड में बनते हैं। अब इसीलिए बन पा रहे हैं क्योंकि उसको हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आसानी से, कहीं पे भी बना सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ ये है, लॉजिक है जो कि बताया हुआ रहता है, उसको उसको बेस मान के हम लोग कितने भी प्रोडक्शन स्केल्स के कर सकते हैं, तो ये कहीं पे भी बनाया जा सके वर्ल्ड में। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसा ना हो कि है ना, गर्मी में कोई और समय मतलब लेंथ दे और जाड़े में कुछ और लेंथ दे, टाइम टू टाइम चेंज ना करे कि तू 2010 में कुछ और लेंथ दे रहा है, 2020 में कुछ और लेंथ हो गया। प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं करना चाहिए कि पूर्णिया में कुछ और वैल्यू आ रहा है, दिल्ली में कुछ और वैल्यू आ रहा है और यूएस में कहीं और कुछ और वैल्यू आ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन इट्स पोजीशन, फिजिकल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के चेंज करने से भी हमारा स्टैंडर्ड यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल, मतलब सभी को एक्सेस मिलना चाहिए इसका आराम से। ऐसा ना हो कि जो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट जा सकते हैं वही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी आम जनता नहीं एक्सेस कर सकती है, तो भी वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं माना जाएगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट मानने के। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। A body named General Conference and Weight and Measure was set up and given the authority to decide the units by international agreement. तो एक इंटरनेशनल बॉडी इन्होंने सेटअप किया जिसका नाम रखा जनरल कॉन्फ्रेंस एंड वेट एंड मेजर। वो इंटरनेशनल बॉडी क्या करती है अब कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मतलब हर हर कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो लोग आपस में विचार विमर्श करके कोई भी वेट और मेजर का डिसीजन लेते हैं कि हम लोग इतने को 1 kg को, ये वाले वेट को हम 1 kg मानेंगे और इसी को रेफरेंस माना जाए। It holds its meeting and any changes in standard units are communicated through the publication of the conference. तो उनके publications, books निकलते रहते हैं, journals निकलते रहते हैं, उसमें अगर कोई change आया है या कोई नया physical quantity आया है या पुराने physical quantity का कोई unit में कुछ change करना है, तो वो सारा information उसके द्वारा हर देश विदेश में पहुंचाया जाता है। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो हम लोग बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बचपन से हम लोग पढ़े भी हैं। इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेर यूजिंग different system of units for measurement. 3 such units are called CGS unit, FPS unit and MKS unit. ठीक है, तो CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है। FPS सिस्टम का मतलब फुट, पाउंड और सेकेंड है, और MKS सिस्टम का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, वेर इन यूज एक्सटेंसिवली टिल रिसेंटली। ठीक है, तो अभी रिसेंट टाइम तक ये एक्सक्लूसिवली ये यूज होता था।
अब सेंटर ऑफ मास पे आते हैं, मास ऑफ ए बॉडी, कॉन्सेप्ट ऑफ मास पे अगर हम आए, सो मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, तो बेसिकली मास का जो कॉन्सेप्ट ऑफ मास है वो ये है कि कितना मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर है, उस मैटर के मेजरमेंट को हम लोग मास कहते हैं, है ना। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया आल्सो, ठीक है, वो अभी हम लोग आगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे। बट जनरली बेसिक लैंग्वेज में समझें तो किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर है उसका मेजरमेंट कौन करता है, मास करके बताता है। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट का हमको लेंथ निकालना है तो दो एक्सट्रीम एंड के बीच में जो दो पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसका लेंथ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या है? इनफैक्ट टाइम इज मेजर ऑफ ड्यूरेशन between the occurrences of two events, so we may also define time as measurement of the duration for which an event lasts। ठीक, तो जो टाइम का जो मेजरमेंट है ये बेसिकली ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स हम लोग टाइम मेजर करते हैं। कोई भी दो इवेंट है उनके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम लोग ड्यूरेशन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कहते हैं, राइट। अब सीजीएस सिस्टम पे आते हैं, जो तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग बता रहे थे। सीजीएस सिस्टम इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। द सिस्टम ऑफ यूनिट वाज सेट अप इन फ्रांस। कहाँ पे आया था ये? फ्रांस ने इसको स्टार्ट किया था, वहीं पे ये ज्यादा प्रचलित था पहले। नाउ एंड इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए और सेकेंड टाइम के लिए। So as the fundamental units of length, mass and time, it is a metric system of units। metric system का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या मुझे? metric system का क्या मतलब होता है? metric system और कहाँ पढ़े हो? मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं metric system। क्या होता था metric system? जहां पे हम लोग डिजिट्स 0 से लेके 9 तक यूज करते हैं उसको मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। 10 के पावर्स में बेसिकली 10, 100, 1000। तो ये जो जितने फंडामेंटल यूनिट्स है ना, लेंथ, मास और टाइम का, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, इन सब को मेट्रिक सिस्टम बोला जाता है क्योंकि 10 के बेस में ये सब सिस्टम, ठीक है। अब फुट, पाउंड और सेकेंड है, राइट। तो फुट, पाउंड और सेकेंड, इसके यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करने के लिए ना, मतलब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर को मीटर में करना है, या सेकेंड को मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में करना है, तो इन सब चीज को कैसे किया जा सकता है? 10 के पावर से मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो इसीलिए इसको मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। मतलब इसमें बड़े या छोटे यूनिट्स में कन्वर्जन 10 के पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके होता है। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है। फुट, पाउंड और सेकेंड अगर हम देखें तो फुट क्या हो गया? बेसिकली मेजरमेंट ऑफ लेंथ करते हैं, है ना। पाउंड जो है, पाउंड मेजरमेंट ऑफ वेट है और सेकेंड मेजरमेंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे ये मेट्रिक सिस्टम नहीं है। क्यों मेट्रिक सिस्टम नहीं है? जैसे इंचेस को फुट में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो देखो 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 के पावर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, बड़े छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उनको मेट्रिक सिस्टम नहीं बोलेंगे। तो दिस इज नॉट अ मेट्रिक सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इसमें कन्वर्जन इजी नहीं होता है, इसीलिए धीरे धीरे लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं, कोई भी नहीं यूज करता है। कहीं कहीं पे ब्रिटेन में अभी भी यूज होता है, बट वो भी अब धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटेन ने इसको डेवलप किया था। अब एमकेएस सिस्टम आया। एमकेएस सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम वाज आल्सो सेट अप इन फ्रांस। ये भी फ्रांस में डेवलप हुआ था। इट मेक्स यूज ऑफ क्या क्या चीज को यूज करता है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, है ना, एज द फंडामेंटल यूनिट। बाद में जाके यही मेट्रिक सिस्टम, यही जो एमकेएस सिस्टम था, इसी में और बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को ऐड करके एसआई यूनिट बना लिया गया, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एमकेएस सिस्टम को यूज करके ये बनाया गया। मतलब लेंथ और मास और टाइम का
यहाँ पे मीटर, किलोग्राम और सेकंड करके हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट डिफाइन कर दिया, और बाकी जो 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज थे उनके भी यूनिट इसमें ऐड कर दिए। इसको मिला के हमारा एसआई सिस्टम बन गया। ये भी मेट्रिक सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम भी, क्योंकि इसमें भी मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है या मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 10 के मल्टीपल से ही हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम आर कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम्स और डेसिमल सिस्टम्स because the multiples and sub multiples of basic unit are related to the practical units of powers of 10। ठीक है, तो पावर्स ऑफ 10 से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दूसरा यूनिट निकालते हैं। ड्रॉबैक ऑफ सीजीएस सिस्टम इज दैट मेनी ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स ऑन दिस सिस्टम आर इनकन्वीनियंटली स्मॉल। सेंटीमीटर तो बहुत छोटा है ना, तो सीजीएस सिस्टम कैसे, अगर हमको यहाँ से पूर्णिया तक का डिस्टेंस मेजर करना है, मान लो 1300 किलोमीटर आता है, उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 to the power 5 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे 1300, और उसके ऊपर 5 और जीरो डालना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली आप देखो तो ये सारा काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो बिकॉज ये यूनिट बहुत छोटे हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेंटीमीटर और ग्राम के, इसीलिए इसको ज्यादा हम लोग एसआई यूनिट के फॉर्म में नहीं यूज करते। FPS system is losing its popularity because, so FPS system is losing its popularity because of inconvenient multiples and sub multiples involved in it for conversion। ठीक है, तो हमारा जो FPS सिस्टम है ये क्या हो गया, फुट, पाउंड और सेकंड, तो ये FPS सिस्टम हो गया। ये अब धीरे धीरे अपना पॉपुलैरिटी लूज कर रहा है, क्योंकि इनकन्वीनियंट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल, जैसे मैंने बताया ना 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, फुट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये सब जो है, जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो इन्वॉल्व है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में, वो बड़े इनकन्वीनियंट, आपको याद रखने पड़ेंगे, हमेशा याद नहीं रहेगा वो सारी चीज, तो इसीलिए FPS सिस्टम अब ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग नहीं यूज कर रहे हैं। अब आ गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि जनरली सारे जगह यूज होता है, इसको हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। सो द सिस्टम ऑफ यूनिट which is at present internationally accepted for measurement is the system international D units, है ना, French for international system of unit, so abbreviated as SI, इसका abbreviation SI है, हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट स्टैंडर्ड मानेंगे, सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको कहते हैं SI को। सो SI with standard scheme of symbol, units and abbreviation was developed and recommended by General Conference on Weight and Measure in 1971 for international usage in scientific, technical, industrial and commercial work। तो 1971 में वो जो एक संगठित किया गया था पूरा जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर करके, एक हम लोगों ने बात किया था कि एक संगठन बनाया गया था सारे देशों से मिलके, तो वो 1971 में उन्होंने एक ऐसा यूनिट, एसआई यूनिट इन्होंने डेवलप किया, which could be used for, क्योंकि पूरे अब जो है ना देश विदेश के लोग साथ में काम करने लगे थे, या एक देश की चीज दूसरे देश में भी यूज हो रही थी, तो वो सारा कैसे यूज हो पाता, अगर सब जगह एक ही यूज होता, एक ही चीज करते, तभी तो एक कॉमन यूनिट रखते, तभी हम लोग यूज कर सकते थे। तो साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्क जो कि पूरे वर्ल्ड ओवर में हो रहा था, उन सब में ये सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूज होना शुरू। The SI system of unit is based on following 7 fundamental units and 2 supplementary units। तो 7 फंडामेंटल यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो जो फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये सारे याद रखने हैं आप। तो क्या क्या फंडामेंटल यूनिट है, पहला मास का फंडामेंटल यूनिट केजी है, किलोग्राम। लेंथ हो गया, ये दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 3 तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, मास, लेंथ और टाइम। किलोग्राम, मीटर, सेकंड होता है इसका यूनिट। चौथा टेम्परेचर है, इसका एसआई यूनिट केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट है, उसका एसआई यूनिट एम्पियर है।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस कितना है ये मेजर करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेसिकली, तो उसको हम कैंडेला उसका यूनिट होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, ये हम लोग केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है किसी भी वेट में, तो वो हम लोग मोल से मेजर करते हैं। ठीक है, सो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स की तरह यूज होती है। 2 सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल का जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो रेडियन है, सॉलिड एंगल का सप्लीमेंट्री यूनिट स्टीरेडियन है। रेडियन को हम लोग RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टीरेडियन को SR से। प्लेन एंगल बेसिकली इस तरीके का एक एंगल हो गया 2 रे के बीच में, तो ये जो एंगल एक आर्क सबटेंड कर रहा है इसको प्लेन एंगल बोलेंगे। और एक सॉलिड, ये लेट से एक सॉलिड प्लेन है, ये जितना एंगल किसी पॉइंट पे सबटेंड कर रहा होता है, ठीक है, तो ये जो एंगल पूरा सबटेंड करेगा इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल ऐसे हो गया। जैसे कोन है, कोन एक सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, तो अगर हम कोन की बात करें, कोन इज जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पे ये देखो ये पूरा सॉलिड एंगल आएगा, इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। 3 डायमेंशन जब हो जाता है तो सॉलिड एंगल, और एक प्लेन में है तो फिर प्लेन एंगल होगा। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है, और जो सॉलिड एंगल का यूनिट है वो स्टीरेडियन। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बताइए बेटा। किसी को पूछना तो नहीं है ना कुछ? नो सर। नो सर। क्लियर है। ठीक ठीक। Now definition of fundamental units and supplementary units of SI. So ये जो fundamental units है ये मीटर बोलते हैं, मान लीजिए पहला जो SI यूनिट है मीटर है। स्टैंडर्ड मीटर का डेफिनेशन क्या है? देखो डेफिनेशन याद नहीं करना है, ये बस एक बार हम पढ़ के समझा दे रहे हैं जिससे आगे कभी भी कोई जीवन में कभी कोई पूछता है तो तुम्हें पता हो कि क्या है। लेंथ का स्पेलिंग गलत है। The standard meter is exactly equal to 1650763.73 wavelength in vacuum of the radiation from krypton isotope of mass 86. एक आइसोटोप होता है, आइसोटोप बेसिकली रेडियो एक्टिविटी तुम लोग पढ़े होगे 10th क्लास में ही था, तो वहां रेडियो एक्टिविटी जब क्रिप्टन एक हम लोग आइसोटोप लेते हैं, उसका जब रेडियो एक्टिविटी होता है मतलब रेडिएशन निकलता है उससे बाहर, तो उसमें जो लाइट का जो वेवलेंथ होगा है ना, वेवलेंथ समझते हो हम लोग का, लाइट जो है लेट्स से इस तरह से लाइट रेज है, तो वेवलेंथ मतलब एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है, या एक यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा, ये सब वेवलेंथ कहलाता है। तो ये जो वेवलेंथ है उसका हाउ मेनी टाइम्स द वेवलेंथ, दीज मेनी टाइम्स द वेवलेंथ। जो भी वेवलेंथ है क्रिप्टन के रेडिएशन का, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 मीटर के बराबर। तो ये 1 मीटर का डेफिनेशन है। ठीक है, जब हम बोले ना कि वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए पूरे देश विदेश में, तो बेसिकली ये जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे इस तरीके से वो लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड मीट हो रहा है कि, है ना, हर कंट्री। तो बेसिकली एक जैसे यहाँ पे इंडिया में भी एक होगा जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर जैसा, एक यहाँ पे भी एक बॉडी है इंडिया में, नेशनल बॉडी, वो बेसिकली इसको देख के एक्सपेरिमेंटली उसके बाद फिर अपना एक स्केल बनाते हैं, जिस स्केल को स्टैंडर्ड मान के बाकी स्केल प्रोड्यूस किए जाते हैं। किलोग्राम का हो गया, जैसे 1 किलोग्राम इज डिफाइंड, ये दूसरा है हमारा, तो किलोग्राम का 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, which is the standard block of platinum iridium alloy 3.9 centimeter in height and in diameter, preserved in International Bureau of Weight and Measure at Sèvres near Paris, France. तो पेरिस फ्रांस में ये यहाँ पे जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है, वहां पे एक उन्होंने प्लैटिनम इरिडियम एक एलॉय, प्लैटिनम और इरिडियम 2 मटेरियल होता है, उससे मिला के जो एलॉय बनता है
उस मटेरियल का एक 3.9 सेंटीमीटर हाइट का और जो उसका डायमीटर है, मतलब एक इस तरह से एक वेट मेजर करते हैं, इसका जो हाइट है वो 3.9 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो भी 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों इस मतलब बेसिकली, और ये बना किसका है, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का। इस वाले ब्लॉक का जितना मास होगा ना वो 1 किलोग्राम मास के बराबर। तीसरा यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, वो सेकंड है। सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ दीज मेनी टाइम पीरियड्स ऑफ रेडिएशन corresponding to unperturbed transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom। तो बेसिकली क्या है कि जो सीजियम 133 करके एक आइसोटोप है सीजियम का, सीजियम एक एलिमेंट है, अब उसके ग्राउंड स्टेट से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब जब वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, आपने कुछ एनर्जी उसको नहीं दे रखा है, तो उसमें जो रेडिएशंस निकलते हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ उस रेडिएशन निकलने के कितने टाइम पीरियड क्या हुआ, जैसे यहाँ पे वेव्स में हम लोग टाइम पीरियड क्या देखते हैं कि एक वेवलेंथ के इतना ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो कितने टाइम पीरियड्स, दीज मेनी टाइम पीरियड्स, 9192631770 पीरियड, टाइम पीरियड तक हम लोग अगर मेजर करते हैं टाइम, वो टाइम 1 सेकेंड के बराबर। अब एम्पियर का डेफिनेशन क्या कहता है, इट वाज एडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट which when maintained in each of the two straight parallel conductors of infinite length and negligible cross section held 1 meter apart in vacuum shall produce a force per unit length of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter between them। दो वायर है, ये दोनों वायर है, ठीक है, इन दोनों वायर के बीच में इनफाइनाइट लेंथ का है और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो 1 मीटर का है। अगर 1 मीटर सेपरेशन का है और दो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर एक यूनिट लेंथ के में पे जो फोर्स देखेंगे आपस में इनके, वो फोर्स अगर 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर है, इसका मतलब इसमें और इसमें दोनों में सेम करेंगे आई, और वो जो आई है उसका वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर के बराबर। तो जब करंट 1 एम्पियर होगा तब फोर्स 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर होता है। ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर करंट। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब केल्विन पे आ जाते हैं। इट वाज एडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 1 डिग्री केल्विन इज द फ्रैक्शन of 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water। ठीक है, तो केल्विन को हमने बेसिकली डिफाइन किया है 1 by 273.16 पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है हम लोग, तो 273.16 बेसिकली उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो 273.16 ऐड कर देते। कैंडेला उसी तरह है। 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी and that has a radiant intensity of 1 by 683 watt per steradian in that direction। So intensity क्या होता है? Intensity is basically जो आप कितना पावर पर यूनिट एरिया जो फ्लो कर रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन। सो 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 कैंडेला को क्या डिफाइन किया हमने कि सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा सोर्स, मान लो जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, उसका रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए रेडिएशन का, 5.4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, और उसका जो इंटेंसिटी है, रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ इतना वॉट पर स्टीरेडियन। वॉट पर स्टीरेडियन का मतलब कि पावर हो गया वॉट का यूनिट, राइट? वॉट पावर का यूनिट है, डिवाइडेड बाय स्टीरेडियन मतलब सॉलिड एंगल। तो जो
ये पावर एमिट हो रहा है, सॉलिड एंगल से डिवाइड करेंगे पर स्टीरेडियन, वॉट पर स्टीरेडियन, तो वो हमें, ठीक है, कैंडेला का मेजरमेंट करके देगा। अब मोल के बारे में बात करते हैं, तो ये तो आप लोग को पता है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 kg ऑफ प्योर कार्बन 12 एटम। मतलब कि जो 12 ग्राम कार्बन 12 C12 आइसोटोप जो है, कार्बन 12 आइसोटोप, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, that number of atoms is equal to 1 mole of the substance। तो बाद में हम लोग को पता चला 1 मोल कितना है, 6.022 into 10 to the power 23 substances, part of substances, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोला गया। रेडियन क्या है? 1 रेडियन is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle। So हमारे पास जो 1 रेडियन है, so theta is equal to 1 रेडियन। कब? जब ये आर्क जो है ना रेडियस के बराबर हो जाता है, तब जो एंगल सबटेंडेड है दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। सो आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे बेसिकली कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। एल होता है लेंथ ऑफ द आर्क और आर रेडियस होगी। थीटा जब रेडियन में मेजर करते हैं ना, दैट इज एल बाय आर। एल हम कह रहे हैं आर के बराबर हो जाएगा, तो आर बाय आर ये कितना हो गया? 1 रेडियन के बराबर हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन हो गया। सो ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, ये, और ये रेडियस है। तो ये जो एंगल होता है रेडियन में, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस, एल बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। सो एल का वैल्यू अगर आर के बराबर दे देंगे तो ये आर बाय आर इज इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा। उसी तरह स्टीरेडियन का जो डेफिनेशन है, 1 स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल subtended at the center of a sphere by that surface of the sphere which is equal in area to the square of radius of the sphere। मतलब ये जो हमारा सॉलिड एंगल है, राइट, तो सॉलिड एंगल इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू surface of the sphere which is equal in area to the square of radius of the sphere। so solid angle basically r square से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय r square। मान लो ये जो एरिया a है, that divided by r square will give you the solid angle। देखो यहाँ पे बताया भी हुआ है d थीटा, ये जो प्लेन एंगल d थीटा है और ये रेडियस r है, ये लेंथ ऑफ द आर्क ds है, यहां से लेके यहां तक। तो d थीटा क्या हो गया? ds बाय r रेडियन, l बाय r, लेंथ ऑफ द आर्क बाय r, थीटा इज इक्वल टू l बाय r जो कह रहे हैं। और d ओमेगा ये बेसिकली हमारा सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो d ओमेगा इज इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। इसको हम लोग ओमेगा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। d मतलब स्मॉल एंगल, d के साथ मतलब डिफरेंशियल अमाउंट होता है। ये सब हम लोग आगे करेंगे 1-2 दिन में, जब हम लोग फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स का यूज है वो सब करेंगे, तब ये सारी चीजें क्लियर है। अभी पहले चैप्टर में वो सब नहीं यूज होगा, वो सब सेकंड चैप्टर के पहले। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे, कि आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये यहाँ तक का जो नोट्स है वो अभी हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे। तुम लोग का सबका एक मेल आईडी हमको चाहिए होगा, जो जीमेल का जो आईडी है वो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहीं पे ग्रुप में अभी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अपना अपना मेल आईडी भेज दीजिए इस ग्रुप में, और उसको हम बोलेंगे कि अंकित जी एक है हमारे यहाँ, वो आपका एक गूगल क्लासरूम बना देंगे। तो गूगल क्लासरूम में क्या होता है कि तुमको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। गूगल क्लासरूम